ऑलराइट, कल की क्लास में हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझा था, किया था। और हम यहाँ तक पहुंच गए थे, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये भी हमने कर लिया था। तो जरा ये पढ़िए। हाँ हाँ, डेफिनेशन पढ़िए। ओवर एब्जॉर्प्शन। Over-absorption means that the overheads charged to the cost of production are greater than the overheads actually incurred. हम्म। Under-absorption means that insufficient overheads has been included in the cost of production. कल हमने ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन समझा था, तो ये डेफिनेशन के बाद अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपको जो याद है। क्या मतलब, मुस्तफा? ओवरहेड जो है हमारे पास ओवरहेड होते हैं, एस्टिमेटेड ओवरहेड हम इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। फिर हमें बाद में अपने मंथ के लास्ट में पता चलता है हमारे कितने ओवरहेड आए। ठीक है। तो अगर हमारे हमने जो एस्टिमेटेड ओवरहेड लगाए थे वो ज्यादा हुए थे तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, और अगर कम हो गया तो अंडर एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यानी हमने क्या किया है, हमें बिजली का बिल बाद में आने, ओवरहेड्स एक्सपेंसेस का बाद में पता चलना है, बट हमारा प्रोडक्ट तैयार है और हमें अब आगे से सेल करना है। तो अब हम किस प्राइस पे सेल करें, उसकी कॉस्टिंग क्या लगाएं, सेलिंग प्राइस क्या रखें, ओवरहेड कॉस्ट शामिल किए बगैर तो इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, जिसको हम ओ ए आर, प्री एस्टिमेटेड ओ ए आर कहते हैं। जब हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी बेस पे कॉस्ट फाइंड आउट करके सेलिंग प्राइस करके हम भेज देते हैं मार्केट में। फिर जब बिजली का बिल असल में आता है तब हमें पता चलता है कि ओवरहेड्स कितने हुए और कितने होने चाहिए थे पर यूनिट। तो हम फिर जब कंपैरिजन करते हैं, तो अगर हमारा प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ज्यादा है तो हम कहते हैं ये ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। और अगर प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कम है, कम हमने एब्जॉर्ब किया है, तो मतलब हमने अंडर एब्जॉर्ब किया। अब आइए, एक सवाल है छोटा सा, इसको देखें। क्या ये सवाल हमने कल किया था? क्या ये सवाल हमने कल किया था? यस। अब ये जरा पढ़िए मुस्तफा, द रीजंस फॉर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। The reason for under and over absorption overhead, the overhead absorbed rate is predetermined from budget, estimated of overhead cost and the expected volume of activity. Under or over recovery of overhead will occur in the following circumstances. Actual overhead costs are different from budgeted overhead. The actual activity level is different from the budgeted activity level. Both actual overhead cost and actual activity level are different from budget. ठीक है। तो ये तीनों रीजंस है जिसको हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया है, आपने इसको थियोरेटिकली भी पढ़ लिया। अब ये सवाल है रेक्स कंपनी। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, कैलकुलेट एन एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड्स इन ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2003 एंड द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ए एंड बी। तो मैं इसमें सिर्फ चाह रही हूं क्या, आप लोग अब्जॉर्प्शन रेट निकाल दो बस, फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मुझे सबका नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप मशीनिंग और असेंबली दो डिपार्टमेंट्स का निकाल दो। क्या कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड्स इन ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर टू 31 मार्च एंड द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट मैं अभी आपको नहीं कह रही, मुझे सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ओवरहेड्स चाहिए फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें से भी मशीन और असेंबली निकाल के आप बस बताएं मुझे, ताकि फिर हम आगे बढ़े। ये आपका सवाल है। सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, सेल्स यूनिट्स गिवन है, प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर की मशीनिंग डिपार्टमेंट $8 पर आवर, असेंबली डिपार्टमेंट $6 पर आवर, मशीन आवर्स पर यूनिट
machining department, assembly department, allocated cost, apportionment of other general production overheads, then number of employees and floor area. एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? कल किया था। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। निकालिए बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, मुझे सिर्फ मशीनिंग का पहले बताइए, ज्यादा बड़े सवाल में उलझे नहीं, सिर्फ मुझे सिंपल मशीनिंग डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल, तो OAR निकल के आ जाएगा। ऑल राइट, ट्राई किया आप लोगों ने? क्या समझ आ रहा है? कोई सिरा मिला?
लग तो नहीं रहा। चलें जी, आ जाएं, इधर आ जाएं। हम सोल्यूशन पे जाएंगे और उसको एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें एक्टिविटी लेवल लेना किसको है। क्या हम मशीन आवर्स को लेंगे या हम लेबर आवर्स को लेंगे? क्या यहाँ पे लेबर आवर्स मेंशन्ड है सवाल में? देखें, गौर करें। या सिर्फ मशीन आवर्स का जिक्र है? तो हमें क्लियर है कि हमारा एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स है। मशीन आवर्स है, तो ये वाला सवाल तो क्लियर है कि भाई एक्टिविटी लेवल है क्या, लेबर आवर या मशीन आवर। हर सवाल में आप सबसे पहले ये वाला सवाल करोगे, व्हाट इज द एक्टिविटी लेवल। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए, जब आपने तय कर लिया कि मशीन आवर्स आपका है, तो उसके बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वी नीड ओवरहेड्स एंड वी नीड द एक्टिविटी लेवल। ओवरहेड्स और एक्टिविटी लेवल हम किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले तो ओवरहेड्स हम निकाल रहे हैं। ओवरहेड्स किस तरह निकाल रहे हैं? बजटेड एलोकेटेड कॉस्ट ऑलरेडी सवाल में गिवन है, 10,000, 25,000 मशीनिंग और असेंबली का। फिर हम शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड्स 2612, ये भी सवाल में गिवन है। और उसके बाद अपोर्शन कैंटीन कॉस्ट यहाँ पे डाला गया। अपोर्शन कैंटीन कॉस्ट यहाँ पे क्यों डाला गया? क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो कैंटीन, और आपको ये बात मालूम है कि कैंटीन का जो भी खर्चा है वो डेफिनेटली उसको हम कहाँ इनकॉर्पोरेट करेंगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो लिहाजा हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा मशीन और असेंबली में। हम सवाल भी जरा दोबारा देखते हैं कि भाई हमारे सवाल में जो ऊपर हमारे पास सवाल गिवन है, इसमें हमारे पास और डेटा क्या बता रहे हैं हमें? रेक्स कंपनी, अ स्मॉल कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मशीन एंड असेंबली, कैंटीन इज ऑपरेटेड एज अ सेपरेट प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट। और फिर उसके बाद हमें बाकी का डेटा गिवन है। तो हमने क्या किया? हमने अपने कैंटीन के खर्चे को किसमें इनकॉर्पोरेट करना है? मशीन और असेंबली में। किस बेसिस पे करेंगे? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फ्लोर एरिया? कैंटीन को हम किस बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कल हमने सीखा था, कल हमने उसका किया था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मशीन में कितने हैं? 30, असेंबली में कितने हैं? 20। 30 प्लस 20, 50। तो 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000। 30 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000 एंड 20 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 20,000। बताएं कितना आ रहा है? 12,000, 12,000 एंड 8,000. 8,000। तो अब ये आपने अपोर्शन कर दिया है कैंटीन के खर्चे को इनटू मशीन एंड असेंबली। तो अब आप यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन में, एज यू कैन सी अपोर्शन कैंटीन कॉस्ट 12 एंड 8। ये हमारा टोटल ओवरहेड्स मशीन डिपार्टमेंट के लिए निकल आया, टोटल ओवरहेड्स फॉर असेंबली डिपार्टमेंट के लिए निकल आया। हमें टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करना था। टोटल ओवरहेड्स को अब हम डिवाइड करेंगे टोटल एक्टिविटी लेवल से। एक्टिविटी लेवल अब हम किस तरह निकालेंगे? एक्टिविटी लेवल हम किस तरह निकालेंगे बताइए? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्ट ए के कितने हैं? 2,000। और प्रोडक्ट बी के कितने हैं? 1,500। एक यूनिट ए का बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए मशीन डिपार्टमेंट के? ऊपर हमें क्वेश्चन में गिवन था। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? 2 आवर्स प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट बी बनाने के लिए 3 आवर्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, तो हमारे पास ये 6,000 आ जाएगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितना था? 2। तो वो तो 4,000 था, यहाँ 6,000 कैसे आया? देखें, दोबारा देखें। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मशीन डिपार्टमेंट कितने आवर्स रिक्वायर्ड है? 2 आवर्स। और बी के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड है? 3 आवर्स। से नहीं, ये डायरेक्ट लेबर के हैं, ये डायरेक्ट लेबर के हैं। उसके बाद फिर नीचे देखिए मशीनिंग डिपार्टमेंट, फर्दर 3 आवर्स रिक्वायर्ड है।
ये डायरेक्ट लेबर का है। वही मैंने कहा ना आपसे कि एक्टिविटी लेवल फाइंड आउट कीजिए कि क्या है, मशीन आवर्स है कि डायरेक्ट लेबर है। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट 3 आवर्स, बी के लिए 4 आवर्स। तो अब मुझे बताएं कि एक्टिविटी लेवल में कौन सा लूं, डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर्स, क्योंकि कोई एक ही हो सकता है, आप दोनों को नहीं ले सकते। मशीन आवर्स कैसे पता, क्यों? बात है कि अगर मेंशन का आपको जो सबसे ज्यादा हो एग्जैक्टली exactly. जब क्वेश्चन क्वाइट है, कुछ नहीं गाइडेंस दे रहा कि आप मशीन आवर्स को लो या आप लेबर आवर्स को लो, तो जो ज्यादा आवर्स जिसमें काम हो रहे हैं वहां वो वाला आप लोगे। तो ज्यादा आवर्स मशीन आवर्स में काम हो रहे हैं, 3 घंटे ए पे लग रहे हैं और प्रोडक्ट बी में 4 घंटे लग रहे हैं, दोनों जगह ज्यादा काम हो रहा है, तो हम दोनों जगह के लिए क्या लेंगे, मशीन। देयरफॉर अब आप इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2000 यूनिट से, 2000 यूनिट्स यहाँ बन रहे हैं, और प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 1500। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका एक्टिविटी लेवल क्या निकलेगा, ये 6000 आवर्स, और ये भी 6000 आवर्स, ऐसा ही है, दोनों के 6000 आवर्स निकल रहे हैं फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट का चेक कीजिए, लेबर आवर कितना है और मशीन कितना है असेंबली में। डायरेक्ट लेबर असेंबली डिपार्टमेंट 1 आवर फॉर प्रोडक्ट ए, 2 आवर्स फॉर प्रोडक्ट बी। असेंबली डिपार्टमेंट मशीन आवर्स हाफ आवर फॉर प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी लेवल क्या लेंगे, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का हमने निकाला, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये मशीनिंग डिपार्टमेंट का हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर्स बताइए कितना, 2000 आवर्स यहाँ पे लग रहे हैं, 2000 आवर्स, और यहाँ पे कितने लग रहे हैं, 3000 आवर्स। अब आप ओ ए आर निकाल सकते हैं आराम से, ओ ए आर मशीनिंग डिपार्टमेंट का पहले निकालिए, टोटल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के, 48,000 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट मशीन आवर्स 6000, 6000 इसके ए के 6000 बी के, तो ए और बी मिला के 12,000 आवर्स हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय $12,000। क्लियर, ये ओ ए आर निकल आया मशीनिंग डिपार्टमेंट का। असेंबली डिपार्टमेंट का अगेन सेम, असेंबली डिपार्टमेंट 45,000 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल क्या है, 1000 और 3000, 5000 आवर्स, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, डॉलर में। ये ओ ए आर मशीनिंग डिपार्टमेंट, ओ ए आर असेंबली डिपार्टमेंट। क्लियर, अब आप देख रहे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, आपने एक्टिविटी लेवल का सवाल अब अपने आप से करना है। सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट में जैसे ही पता चला ओ ए आर निकालना है, तो ओ ए आर का फॉर्मूला ओवरहेड डिवाइड बाय एक्टिविटी लेवल, फिर टोटल ओवरहेड्स निकालना, फिर एक्टिविटी लेवल क्या चूज करें, लेबर या मशीन, फिर वो डिसाइड करके फिर वो टोटल निकालना, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये सवाल के आगे कंटिन्यूएशन है, ये आपने खुद से घर पे ट्राई करना है। ये हमने कल कर लिया था कि इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ओवर अब्जॉर्प्शन की एंड अंडर अब्जॉर्प्शन की। फिर उसके बाद क्या अल्लाह वल्लाह करे, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आइए, अब जो असली टॉपिक जो आज हमें करना है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो सबसे पहले ये 3 रूल्स लिख लीजिए। नंबर 1, ACP is more than MCP when inventory level rises. MC ACP is less than MCP when inventory level falls. And number 3,
ACP is equals to MCP when inventory is constant. ये 3 रूल्स लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। डन। अब इसको जरा समझिए, एसीपी किसे कह रहे हैं? एसीपी इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट, और एमसीपी किसे कह रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग टेक्निक्स है, जिसमें से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सीख चुके हैं कि जिसमें कितने स्टेजेस हैं? एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ये 3 लेयर्स किसमें है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रूल समझ लें कि एसीपी और एनसीपी यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करते हुए जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से। कब? व्हेन इन्वेंट्री इज राइजिंग। राइजिंग का क्या मतलब है? आपका ओपनिंग इन्वेंट्री इज 100, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 200, दिस मीन्स इट इज राइजिंग। ओपनिंग में इन्वेंट्री कम थी, जब क्लोजिंग पे आए तो बढ़ गई, तो इन्वेंट्री क्या हो रही है? राइज हो रही है। जब इन्वेंट्री राइज हो रही है तो आपका एसीपी का यानी कि प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकलने वाला प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा होगा। सेकंड, जब इन्वेंट्री फॉल करेगी यानी ओपनिंग इन्वेंट्री 100, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50 फॉल कर रही, तो इसका क्या मतलब है कि आपका एसीपी विल बी लेस देन एमसीपी। आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकलने वाला प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से कम आए। अब आइए तीसरा रूल, एसीपी इज इक्वल्स टू एमसीपी। जब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट बराबर है तो समझ जाए कि इन्वेंट्री कांस्टेंट है, ओपनिंग में जितनी थी उतनी ही क्लोजिंग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया है। वो हम आगे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को जरा समझेंगे। जब भी ये वर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल। मार्जिनल मीन्स वेरिएबल। एब्जॉर्प्शन मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। यानी जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए कॉस्टिंग निकालते हो तो उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड एलिमेंट कॉस्ट का दोनों कंबाइंड मौजूद होता है। और जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल कॉस्टिंग को पहले अहमियत देते हैं और फिक्स्ड को बाद में अलग से रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, हम अभी देखेंगे। अब ये छोटा सा सवाल है। TLF company manufactures a single product, the Claude. The following budgeted figures relate to the Claude for a 1-year period. Sales and production units 800. Sales $16,000. Production cost variable 6,400. Fixed 1,600. Sales and distribution cost variable 3,200. Fixed 2,400.
Fixed costs are incurred evenly throughout the year, and actual fixed costs are the same as budgeted. Actual variable costs per unit are also the same as budgeted. All of the variable production costs are direct costs. There are no overheads. There were no inventories of cloth at the beginning of the year. यानी opening inventory क्या बता रहे हैं? Zero. In the first quarter मतलब कितने महीने? In the first quarter, 220 units were produced and 160 units were sold. जल्दी After 6 months. क्या हो गया? फर्स्ट 3 months. फर्स्ट क्वार्टर 6 months. एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 quarters. So 3 months of each quarter. 3 months के लिए 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए, 160 बिके. क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बची? 220 minus 160 which is 6. ठीक है. नाउ रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? कैलकुलेट द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्सॉर्ब्ड by Claude in the first quarter if absorption costing is used. Calculate the under or over recovery of overheads during the quarter. Calculate the profit using absorption costing. Calculate the profit using marginal costing. अच्छा, मैं A और B को skip करके हम पहले C और D समझ रहे हैं ताकि हमें absorption और marginal का difference समझ आ जाए. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या हो रहा है? सेल्स 160 मल्टीप्लाई बाय $20. $20 क्या है? सेलिंग प्राइस. कैसे निकला $20 सेलिंग प्राइस? हमारे पास 16,000 की सेल्स हो रही है और ये बजटेड फिगर किसका बता रहे हैं? एक साल का बता रहे हैं. तो क्वार्टरली सेल्स कितनी होगी? 16,000 डिवाइड बाय 4. आप बात को समझ रहे हैं? जस्ट फॉलो. अभी जो है ना, जहन मेरी तरफ, मेरी आवाज की तरफ मुतवज्जे रखें. जो मैं कह रही हूं उसको फॉलो करने की कोशिश करें. अभी हम लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं, पहले हम समझेंगे. समझने के बाद हम लिखेंगे. ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है? सेल्स 16,000 की. ये कौन सी सेल्स हमें बताई जा रही है? 1 ईयर, पूरे साल की. यस और नो? Yes. पूरे साल की सेल्स है. इस सेल्स, ये सेल्स हमें गिवन है. सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स पूरे साल का 800 यूनिट्स गिवन है. मुझे बताओ क्वार्टरली सेल्स कितनी होगी? कैसे निकालोगे? 3 महीनों की सेल्स कैसे निकालोगे? Total sales and वेरी गुड. divided by 4 हो जाएगा. वेरी गुड. वेरी गुड. तो टोटल सेल्स 16,000 है. उसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स हैं, तो आपको एक क्वार्टर की सेल्स पता चल जाएगी. जल्दी से पता लगाओ. 4,000. 400. 4,000 इज द आंसर. 4,000 आपकी एक क्वार्टर की सेल्स बन रही है और ये कौन सी वैल्यू है? बजटेड. अब हम इसको एक एक करके यहाँ लिखते जाएंगे. जो डेटा हम फाइंड आउट करते जाएंगे. क्वार्टर सेल्स $4,000. यूनिट्स में बताएं. $800 गिवन है. 800 डिवाइड बाय 4. 200 यूनिट्स. 200 यूनिट्स. ये कौन सी फिगर है? बजटेड. ये कौन सी फिगर है? बजटेड. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बजटेड फिगर्स. अब आइए, इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. अब एक्चुअल डेटा बताया जा रहा है. एक्चुअल डेटा क्या बताया जा रहा है? कि पहले क्वार्टर में 220 यूनिट्स बनाए गए, 160 वर सोल्ड. तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल लिख लें. कितने सेल हुए? 160. कितने के सेल हुए बताओ? कितने के सेल हुए बताओ? यहां से फाइंड आउट करो ना. 4,000 की सेल्स हो रही है, 200 यूनिट्स बिक रहे हैं. 4,000 डिवाइड बाय 200, सेलिंग प्राइस क्या है? हाँ, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज. सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे? 20 रुपीज.
20 रुपीज, 20 रुपीज पर यूनिट, यहाँ पे 20 रुपीज करें 3,200. 3000, ठीक है। अब आइए सेल्स 3200 हमने सही फाइंड आउट कर लिया। अब आइए प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में दोनों चीजें आएंगी, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। क्यों? क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों चीजें आ जाती हैं, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि प्रोडक्शन कितने की हुई थी, 220 यूनिट्स की, तो 220 मल्टीप्लाई बाय $8 कितना आ रहा है, 1760। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब आइए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 220 मल्टीप्लाई बाय $2 उन्होंने फाइंड आउट किया है ऊपर पार्ट बी में। और फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या जो एब्जॉर्प्शन हो रही है OAR, ओवरहेड्स डिवाइड बाय $2 ऊपर वाले पार्ट बी से आया ना, जो अभी हमने स्किप किया है ये वाला, कि बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट ओवर, जो अभी हमने अभी किया है OAR, कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, ये उसी से निकला है। इसका से दूसरे अंदाज में इसका नाम लिखा हुआ है वही चीज, कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो 1600 हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उसको 800 से डिवाइड किया, हमारे पास $2 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड आ है। ठीक है, ये क्लियर है। ऊपर सम भी देख लो, 1600 कहाँ लिखा है भैया, देख लो। फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट 1600, 1600 को आपने डिवाइड किया किससे, एक्टिविटी लेवल से। एक्टिविटी लेवल कितनी है, 800, तो आपका 2 आ गया। सही है, बात क्लियर है यहाँ। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपने 220 मल्टीप्लाई बाय $2, 440 आ, 440, ठीक है। ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आइए टोटल आपका बन रहा है फिर कितना, 3200 माइनस 1760 माइनस 440, बताइए कितना निकल रहा है। नहीं, अभी वो भी नहीं किया इन लोगों ने, इन्होंने अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी शामिल किया, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है वो ऐसा है ना, गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर एक्सपेंसेस एंड गिव यू नेट प्रॉफिट, यस और नो। तो ये जो हम निकाल रहे हैं, ये बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो निकाल रहे हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें मालूम है 0 है, प्रोडक्शन जो है वो ये है, कैलकुलेट कीजिए इसका टोटल कैलकुलेट कीजिए, 1760 प्लस 440, 2200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई है हमारे पास, 60। ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ना माइनस करके, जो सवाल था, 220 माइनस 160, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय इससे करेंगे 10, $10 से क्यों करेंगे, क्योंकि 8 वेरिएबल कॉस्ट है, 2 फिक्स कॉस्ट है, 8 प्लस 2 10। यहाँ पे बात क्लियर है, 60 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया आपका 600। ये टोटल बताइए, इसका 2200 माइनस 600 इज 1600। तो यहाँ पे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री करके 600, ये आपका 1600 है। अब ये 3200 और 1600, 3200 इज योर सेल्स, 1600 इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा,
बताएं, 16, यहाँ बताएं, 32 माइनस 16, 16, 1600 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये आंसर दुरुस्त क्यों नहीं है? क्योंकि अभी एक ओवरहेड अब्सॉर्ब भी हुआ है, ओवर एब्सॉर्प्शन, वो हमने एडजस्ट नहीं किया। वो हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 1600 तो आ गया, ठीक है। 1600 यहाँ आया है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि करेक्ट है। ये 3200 आया है। अब इसमें आप एडजस्ट क्या करोगे? फॉर ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, जो हमने पार्ट ए नहीं किया। पार्ट ए अब देखें, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। पार्ट बी, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 400, 1600 क्वार्टर में डिवाइड कर दें। 1600 फिक्स प्रोडक्शन की कॉस्ट जो थी वो पूरे साल की थी। क्वार्टर की हमने कैसे निकाली? 1600 डिवाइड बाय 4, तो क्वार्टर की फिक्स प्रोडक्शन कितनी आ रही है? 400। एब्जॉर्प्शन ओईआर के वजह से, ओईआर जो क्योंकि हमारा बजटेड था, बजटेड के हिसाब से अगर हम ओवरहेड निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 220। 220 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 440 हमारा एब्जॉर्प्शन, जो हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो एक्चुअल 400 है और एब्जॉर्ब 440 किया है, तो फिर क्या हो गया? ये अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई है, ओवर एब्जॉर्प्शन? ओवर एब्जॉर्प्शन। श्वेबा, आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? तो ये 40 इस तरह से हमने निकाला, ओवर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन है, इसको मैं, क्योंकि हमने ये ओवर ज्यादा कॉस्ट डाल दी है, तो अब इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ज्यादा कॉस्ट डाल दी है, तो अब हम क्या करेंगे? 40 को भी यहां से डिडक्ट करेंगे। 3200 माइनस 1600 माइनस 40, 16, 1560। ठीक है, ये आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया 1560। नहीं, 1560 तो ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए ना। ओवरहेड्स हमने ओवर अब्सॉर्ब कर लिए हैं, तो 40 हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए है, तो 40 को कम करना पड़ेगा ना। तो हमने वही किया है, 3200 माइनस 1640। नहीं, जरा आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 3200 माइनस 1600 माइनस 40, 1560 आ रहा है। तो इन्होंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे? 40 लेस क्यों हुआ है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है 40 को लेस क्यों किया गया है? ओवर है, ओवर एब्जॉर्प्शन। मेरा ये सवाल है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोडक्शन आ रही है 1600, यहां तक तो क्लियर है कहानी, ठीक है। ये 40 को हमने इसमें से लेस, इस कॉस्ट में से लेस क्यों किया है? हम सेल्स में से लेस क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल ये है। क्या मैं अपनी एक्यूरेट यूनिट कॉस्ट देखनी ये कितने का प्रोड्यूस की? देखो आप लोग ने देखो क्या गड़बड़ किया आप। ये 1560 कहाँ से लेकर आ रहे हो? बस इन दोनों को माइनस किया आपने। मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको माइनस करो, 3200 माइनस 1600 माइनस 40, तब भी यही आंसर है क्या? यस मिस, सेम ही है। सेम ही है। मेरे पास तो कुछ और आ रहा है, 1620 आ रहा है। 3200 माइनस 1760 माइनस 440 प्लस 600
-40, 1560। तो फिर यहाँ फिर इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि इनका तो 1640 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। हम्म। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने तो ये पूरा यहाँ से किया, 3200 माइनस दिस प्लस दिस, तो ये 1560 आ रहा है, तो ये तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इसको कैलकुलेट किया तो 1560 आ रहे हैं। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1560 आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 1640 ये क्या है? समथिंग रॉन्ग, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। 1760 प्लस 440 2200 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 600, 1600 कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें 1640, 1600 में से -40 किया गया है, तो 1560 बन रहा है। 1760 प्लस 440 -600 -40। सेल्स को माइनस किया प्रोडक्शन कॉस्ट तो 1640। तो मैं यही तो समझ नहीं पा रही हूँ कि जब मैं ये पूरा कर रही हूँ तो मेरा 1560 आ रहा है, और वो लोग जब सिर्फ ये कर रहे हैं तो उनका 1560 आ रहा है। मैं तो पूरा सॉल्व कर रही हूँ, 3200 माइनस दिस प्लस दिस, तो मेरा ये आ रहा है। उसका 440 प्लस है, 440 प्लस है। ऐड हो रहा है इसमें। हाँ, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस ही हो गया ना, माइनस माइनस इसका इम्पैक्ट प्लस का ही आ रहा है। ये देखिए 1760, चलो उसके हिसाब से करते हैं, प्लस 440 -600 -40, 1560 आ रहा है। और जब मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, 3200 -1760 -440 +600 -40, तब भी 1560 आ रहा है। या तो +40 करें, तब 1640 आ रहा है। हाँ, ये गड़बड़ हो गई ना। हम जो जिस मेथड से कर रहे हैं वहां पे ये ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड होगा, वो जिस मेथड से कर रहे हैं वो वहां पे 40 को माइनस कर रहे हैं। अब समझ आया। अब आप यहाँ पे देखें तो ये 1640 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट 1640 है। ठीक है, अब मैच हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट 1640, ग्रॉस प्रॉफिट 1640। यहाँ क्या किया हमने? सेम मेथड फॉलो किया, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड जो है, ये ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ये ऐड हुआ है। ये ऐड क्यों हुआ है? सवाल, ऐड क्यों हुआ है? ये बेटा इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि पहले इसको माइनस कर दिया गया था। ठीक है, अब बात को समझो, इसको हम समझते हैं। देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, ये देखें, यहाँ पे देखें, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 400, इतना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कटनी चाहिए थी, बट उन्होंने बजट में कितनी काट ली? 440। तो $40 एक्स्ट्रा ऑलरेडी कटे हुए हैं कॉस्ट में, कटे हुए हैं कॉस्ट में, कटे हुए का क्या मतलब है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट ए है, उसकी कॉस्ट में जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट डाली गई है वो 440 डाली गई है, विच इज $40 एक्स्ट्रा। तो ये $40 एक्स्ट्रा जो कॉस्ट के जुमरे में डाला गया है, उसको जब हम नलिफाई करेंगे इसके इफेक्ट को,
तो इसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ कॉस्ट से कटा हुआ है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट, यस और नो। तो ऑलरेडी ये डिडक्ट है, तो अब मुझे ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ये 40 को ऐड बैक कर दूंगी नहीं कर दूंगी? तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, ऐड बैक। अब आइए, ये वो मेथड हो गया जिससे हम अभी चलते चले आ रहे हैं। अब आइए, अगर आपको ये वाला इस तरह से करना है, अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना है जैसे ये सवाल कह रहा है, तो यहां पर अब क्या कर रहे हैं ये लोग, यहां पर 40 को डिडक्ट किया गया है। क्यों डिडक्ट किया? आप बताओ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 40 को क्यों डिडक्ट किया? कि इन्होंने भी पर उसमें वेरिएबल कॉस्ट में 440 को ले लिया था, इन्होंने वो डिडक्ट कर दिया। इसको लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ चूंकि इन्होंने फिक्स कॉस्ट में एक्स्ट्रा 40 लिया हुआ है, तो वो 40 यहाँ से डिडक्ट। बट जब हम यहां से निकल आएंगे और हमने इसको क्लोज कर दिया 1600 पे, और हम इसको यहां पर लेकर आ गए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरी 1600 हो गई है, और उसमें फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड बैक कर रहा हूँ 40, ऐड बैक कर रहा हूँ 40। तो जब आप ऐड बैक करोगे तो 3200, एक मिनट मुझे ना इस सवाल में, एक सेकेंड, 3200 माइनस 1560 हम करते हैं तो 1640 ही आ रहा है, ठीक। तो इसको हमने फिर 1600 में, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये किस तरह से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको हम क्यों डिडक्ट कर रहे हैं। 1560 आ गया, 32 माइनस 1560 विल गिव यू 1640 योर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम चीज आ गई। अब आइए नेक्स्ट, लेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल, ऊपर सवाल में क्या गिवन है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 3200, फिक्स्ड कॉस्ट 2400। तो अब इसको क्वार्टरली निकालें, क्वार्टरली निकालना पड़ेगा ना। 3200 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये तो पूरे साल का गिवन है। 3200 डिवाइड बाय 4 करें कितना आ रहा है, और 2400 डिवाइड बाय 4, 600। एज यू कैन सी ओवर हियर 800 और 600 नहीं लिखा गया, तो फिर क्यों, कहाँ गया वो? 160 को $4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 2400 का क्वार्टर निकाला गया है, वो 600 आ रहा है, वो क्लियर है। मगर ये वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया गया है? वेरिएबल कॉस्ट 3200 निकल रही है, और टोटल आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 800 यूनिट्स हैं। 3200 को आप डिवाइड बाय 4 नहीं करोगे, आप डिवाइड बाय 800 यूनिट्स करोगे, ताकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आए। जब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल करके आ जाएंगी, तब उसको आप पर क्वार्टर में बनाने वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करो। नहीं समझ आएंगे? देखो हमने क्या किया, हमने पहले, जो कि हर स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, कि हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट 3200 को बोला हाँ क्वार्टरली कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, और हमने फिक्स कॉस्ट को भी बोला हाँ हाँ क्वार्टरली कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो फिक्स कॉस्ट में तो ये आंसर चल जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड। आप एक यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। तो देयरफॉर यहां तो ये फॉर्मूला चल गया कि 2400 डिवाइड बाय 4, 600। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है पर यूनिट पे चार्ज होता है।
तो जब हमें पूरे साल के यूनिट्स पता है 800 यूनिट्स हैं, तो एक क्वार्टर में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 200। तो अभी जो हमारे पास कॉस्ट गिवन है ये टोटल 800 यूनिट्स की है या 200 की है? 800 यूनिट्स की है। तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 3200 डिवाइड बाई 800, $4. $4। अब इस $4 को जो फर्स्ट क्वार्टर में यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट फॉर द क्वार्टर आ जाएगा। 800. ठीक है, कैसे किया? 4 मल्टीप्लाई बाय 200. प्रोडक्शन कितने की हो रही थी? 800 की, इसके क्वार्टर से क्वार्टर यहाँ मेंशन है ना, इन द फर्स्ट क्वार्टर 220 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो फिर इसकी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 220 मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी आ रही है? 880. मगर ये भी गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेल्स कितनी हो रही है? 160 यूनिट्स। 160 को मल्टीप्लाई करो 4 से। 640. देखो आंसर 640 है। 640 आंसर है। ठीक है, अब क्लियर है? तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यूनिट वाइज निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करेंगे? क्वार्टरली डिवाइड कर लेंगे, उसमें यूनिट्स का सीन नहीं होता। ओके, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या आ गया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीकेकार। अब आप देखिए और मुझसे पूछिए अगर इसमें कुछ ना समझ आया हो। बिल्कुल क्लियर है। अब इसको आपने घर पे लाजमी करना है बेटा। ये जो कल और आज का चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने छोड़ा ना तो फिर ये रह जाएगा, फिर आपको नहीं समझ आएगा, फिर आप आओगे मेरे पास, मैम ये दोबारा समझा रहे। तो प्लीज आप जो भी इस वक्त पढ़ रहे हो उसको पॉज करके कल वाला जो पढ़ा है पूरा एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कॉस्टिंग और आज वाला, इसको प्लीज कर लो घर पे, ताकि एक दफा जहन में रजिस्टर हो जाए। अब आइए नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या फर्क था मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में, जो अभी तक हमने समझा था कि मार्जिनल क्या है? वेरिएबल। और एब्जॉर्प्शन क्या है? वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल और फिक्स हमने कैसे फाइंड आउट किया एब्जॉर्प्शन में, देखा आपने। अब आइए जरा मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी सेम फॉर्मेट है बेटा, कुछ डिफरेंट नहीं है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ये वाला फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट फॉर एब्जॉर्प्शन, सेम फॉर्मेट फॉर मार्जिनल। सिर्फ फर्क कहाँ है कि जब आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट कर रहे हो तो इसमें आपने वेरिएबल एलिमेंट को भी लिया है और फिक्स्ड एलिमेंट को भी लिया है। और जब आप मार्जिनल करोगे तो जो हमने यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट को लिया है ना, वो नहीं लोगे आप यहाँ पे। आप सिर्फ वेरिएबल को लोगे और जो फिक्स्ड होगा ना वो अलहदा से आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड का कोई जिक्र है? नो, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आंसर आ रहा है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स 1280। फिर उसके बाद क्या है? वेरिएबल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेरिएबल पॉइंट टू बी नोटेड, जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हमने निकाला ना, तो वही वेरिएबल सेल्स, सिर्फ वेरिएबल, फिक्स नहीं। 640 अभी ऊपर हमने निकाला ना, तो हमने 640 यहाँ लिखा है। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 1920। और फिर यहाँ पे हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, जो ये माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद आप माइनस क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट अलहदा से। यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था? कंबाइंड हो रहा था, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी डाली जा रही थी। यहाँ पे कंबाइंड का सिस्टम नहीं है, यहाँ अलहदा अलहदा होगा। यहाँ लेस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 400, फिक्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 600। आंसर क्या आ रहा है? 280। इसमें 8 क्लोजिंग इन्वेंट्री 8 मल्टीप्लाई बाय 60 यूनिट्स तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ना, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? वेरिएबल कॉस्ट से 88। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 8, फिक्स कॉस्ट क्या थी? 2। तो हमने सिर्फ 8 को लिया है और 8 को मल्टीप्लाई किया। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इस टास्क किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। क्यों वेरिएबल प्लस फिक्स्ड?
क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। लेकिन वहां पे चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है, यही डिफरेंस है कि वहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक होगी कहानी। अब आप देखो कि यहाँ पे आने वाला नेट प्रॉफिट 400 है और नीचे आने वाला नेट प्रॉफिट कितना है, 280। तो अब जरा इस रूल को हम देखें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है, 400। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना है, 280। कौन सा ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन, एसीपी। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसमें क्या है कि इन्वेंट्री इज राइजिंग, ओपनिंग जीरो थी, क्लोजिंग बढ़ रही है, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। 2 मिनट जरा देखें, ऑब्जॉर्व करें, और अगर कोई सवाल जहन में आ रहे हैं तो पूछें। ठीक है, अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोग इसको पूरा लिखो अपने पास अभी, ताकि ये लिखते हुए आपको समझ आए कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और अगर फिर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो अभी के अभी मुझसे पूछो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा सोल्यूशन देख देख के लिखो। खुद से सॉल्व करने का मन है तो खुद से सॉल्व करो, आपके पास 10 मिनट्स हैं, ताकि आपके पास दोनों का फॉर्मेट सामने आ जाए, एब्जॉर्प्शन का भी और मार्जिनल का भी। हमेशा इस फॉर्मेट को सामने रखो, इस फॉर्मेट से चलो। जब आप इस फॉर्मेट में रहोगे ना तो आप कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, सेल्स minus cost of sales will give you gross profit, minus other expenses will give you net profit। यहाँ ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, जिसमें वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों शामिल है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है, इसमें भी वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल। यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके बाद आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिर अदर एक्सपेंसेस जो भी है, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट शामिल, ये डिफरेंस है।
जी बेटा लिख लिया। नीचे मार्जिनल कॉस्टिंग का भी लिख लिया। अब बताओ, कोई चीज है जो नहीं समझ आ रही या बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है, ये वाला फॉर्मेट क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड। यहाँ पे हमारे अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट है। ये कोई क्विज के क्वेश्चंस किए? करें? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे, खुद से स्टार्ट कर लेते। पता है आप लोगों को मैं हमेशा करवाती हूँ फिर क्विज। हो गया? हो गया डन? हो गया, खत्म। आंसर्स बताएं। नंबर 1, नंबर 2, C नंबर 3। B. फर्स्ट बी है, सेकंड डी है, वेरी गुड। 1B, 2D, 3A, 4C। 4
D. क्वेश्चन नंबर 4 डी। क्वेश्चन नंबर 5 2. परफेक्ट। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? गुड। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।